Good morning, students. I am Poonam Garg, Associate Professor, Department of Economics, Maharaja Agrasen College, Jagadri. We are going to discuss today Indian financial system and overview. इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम के क्या फीचर्स हैं और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो एवोल्यूशन है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि फाइनेंशियल सिस्टम हम कहते किसको हैं। देखिए, हर कंट्री का एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है जो उसके डेवलपमेंट की बैकबोन होता है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? It is a set of institutional arrangements through which financial surplus in the economy is mobilized from surplus units and transferred to deficit spenders. देखिए, इकोनॉमी में जहाँ पर सरप्लस है, ठीक है, वहाँ से उस सरप्लस को ट्रांसफ़र करना, कहाँ ट्रांसफ़र करना? जहाँ पर फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है। ये काम जो है फाइनेंशियल सिस्टम करता है। फाइनेंशियल सिस्टम रेफर्स टू चैनलाइजिंग फंड्स बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट एजेंट्स। इकोनॉमी में देखिए, सेवर्स भी होते हैं और इन्वेस्टर्स भी होते हैं। सेवर्स का मतलब है जो लोग बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। सेविंग अगर एज इट इज़ पड़ी रहती है तो वो आइडल सेविंग्स जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूटिलाइज नहीं होती हैं, वो आइडल सेविंग्स पड़ी रहती हैं। उन सेविंग्स को डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज करना, यानी उस पैसे को इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टर तक पहुंचाना, ये काम फाइनेंशियल सिस्टम करता है। फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं जो कि इस ट्रांसफ़र को स्मूथ बनाते हैं, पॉसिबल बनाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। These intermediaries mobilize the savings of surplus units and allocate them in productive activities, promising a better rate of return. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? जैसे कि बैंक्स हैं, आप सब लोग जानते हैं कि बैंक्स क्या करते हैं। बैंक्स में लोग पैसा डिपॉजिट, अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कराते हैं और उसी डिपॉजिट के आधार पर बैंक्स लोगों को लोन्स देते हैं, बोरोवर्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बैंक क्या हुआ? एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हुआ जो कि सेवर्स से इन्वेस्टर्स तक फंड्स को चैनलाइज करता है। इसी तरह से दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जीआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी है, म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं? सेविंग्स को एक्यूमुलेट करती हैं और बोरोवर्स को ये फंड्स लेंड करती हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम it may be defined as a set of institutions, instruments, and markets which foster savings and channelize them to their most efficient use. नेक्स्ट चीज़ क्या है जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है, वो है कि फाइनेंशियल सिस्टम की नेचर क्या है या फाइनेंशियल सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम का अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था, तो उसमें ही कुछ फीचर्स इसके आपने समझ लिए होंगे। जैसे कि पहला फीचर क्या है कि इट एस्टैब्लिशेस लिंक बिटवीन सप्लायर्स ऑफ फंड्स एंड डेफिसिट स्पेंडर्स, कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो फंड्स के सप्लायर्स में और डेफिसिट स्पेंडर्स में लिंक एस्टैब्लिश करता है। दूसरा फीचर क्या है? इट डील्स इन बोथ शॉर्ट टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। इसका मतलब क्या है
कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो फंड्स की जो ट्रांजैक्शन होती है, बोरोइंग और लैंडिंग होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। मतलब जो शॉर्ट टर्म फंड्स की लैंडिंग और बोरोइंग होती है उसको हम मनी मार्केट कहते हैं, और जिस मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की लैंडिंग और बोरोइंग होती है उसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम का क्या फीचर है कि इसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों को स्टडी किया जाता, इट डील्स इन बोथ मनी मार्केट एज वेल एज कैपिटल मार्केट। तीसरी विशेषता क्या है फाइनेंशियल सिस्टम की कि इसमें कई तरह के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो होते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में कई तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। तो ऑल दीज आर द पार्टिसिपेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। फोर्थ फीचर क्या है कि फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट भी करना होता है। इसके ऊपर रेगुलेशन और कंट्रोल करने के लिए जो है सेंट्रल बैंक होता है। देखिए, हर इकोनॉमी का एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है। जैसे हमारे यहाँ जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकों को रेगुलेट करता है। सभी बैंकों को रिज़र्व बैंक की डायरेक्शंस के मुताबिक काम करना ज़रूरी होता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए केंद्रीय बैंक होता है, गवर्नमेंट होती है, और कुछ दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज़ भी होती हैं, जैसे कि IRDA है। हमारे यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो बॉडीज़ हैं ये फाइनेंशियल सिस्टम की एक्टिविटीज़ को, फाइनेंशियल सिस्टम के ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस इशू करती हैं, और उन गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल सिस्टम डील्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल सिस्टम कई तरह की फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ हैं, डेट सिक्योरिटीज़ हैं, इक्विटी है, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ हैं। तो इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइस इन्वेस्टमेंट के लिए होती है कि वो अपनी लिक्विडिटी पोजीशन के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव जो है वो चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस को प्रमोट करता है। पूंजी निर्माण, किसी भी अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। और कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, वो फाइनेंशियल सिस्टम में होता है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्या है कि फाइनेंशियल सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की हेल्प से, जो वित्तीय मध्यस्थ होते हैं उनकी हेल्प से फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है। अब वित्तीय मध्यस्थ का क्या मतलब है? जैसे कि बैंक्स हैं या NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये जो इंटरमीडियरीज हैं, ये जो मध्यस्थ हैं, ये फ्लो ऑफ फंड्स को फैसिलिटेट करते हैं। सेवर्स से इन्वेस्टर्स की तरफ जो फंड्स का फ्लो होना है वो इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू होता है। तो ये था कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट थिंग इज एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय प्रणाली है, उसका डेवलपमेंट किस किस प्रकार से
हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको समझने के लिए हम तीन पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला है पीरियड अप टू 1968, फिर हम देखेंगे सेकंड फेज़ में 69 से 91 तक का पीरियड, और थर्ड फेज़ में 91 के बाद का पीरियड। तो फर्स्ट है पीरियड अप टू 1968। 68 से पहले का जो पीरियड है उसमें फाइनेंशियल सिस्टम का जो ग्रोथ हुआ वो किस प्रकार से हुआ। देखिए, इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया का जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम था वो काफ़ी डेवलप्ड था। 1951 में हमारे यहाँ 566 प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे थे और उनकी 4151 ब्रांचेस थी, जो कि ज़्यादातर बड़े शहरों में या बड़े टाउन्स में लोकेटेड थी। और जो बैंक डिपॉजिट्स थे, बैंक डिपॉजिट्स में जो सेविंग्स थी वो नेशनल इनकम के 1% से कम थी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी और इंडिपेंडेंस के बाद 1 जनवरी 1949 से रिज़र्व बैंक एक स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन, सरकारी इंस्टीट्यूशन बन गया। तो ये था कि 1968 से पहले का जो पीरियड था उसमें हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कैसा था। सेकेंड फेज़ जो है उसमें हम ले रहे हैं 1969 से 1990 तक का पीरियड। ये पीरियड प्री इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड है। आप सबको मालूम होगा कि 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, जिसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम जानते हैं। तो उन रिफॉर्म से पहले का जो पीरियड है, मतलब अप टू 90, तो उसको हम सेकंड फेज़ लेते हैं, 69 से 90 तक का पीरियड। इस पीरियड में क्या क्या जो डेवलपमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम में हुए, लेट अस सी। 1969 में when Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister of India, 14 कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन देश में किया गया था। फिर अप्रैल 1980 में 6 अन्य प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आजकल जो काम कर रहे हैं, आप देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ये सारे जो इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये 1969 में गवर्नमेंट ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था और फिर 1980 में 6 और प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। 1975 में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना शुरू हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRBs भी इनको हम कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ये बैंक्स स्थापित किए गए। 1975 के एंड तक ग्रामीण इंडिया में 3 तरह के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे। कमर्शियल बैंक्स थे, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स यानी सहकारी बैंक थे, और तीसरे RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स थे, जो कि ग्रामीण इलाकों में लोन्स देने का काम करते थे, क्रेडिट प्रोवाइड करते थे। 1982 में नेबार्ड की स्थापना हुई। नेबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेबार्ड की जो स्थापना थी वो कोऑपरेटिव क्रेडिट के क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क थी। 1980 के बाद देश में कई अन्य डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई। नेबार्ड के अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक जिसको हम कहते हैं, जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर की फाइनेंस की ज़रूरतों को
पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। सिडबी की स्थापना हुई। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की फाइनेंशियल नीड्स को, क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया। और नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि हाउसिंग फाइनेंस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस पीरियड में हुआ वो था सेबी की स्थापना हुई 1988 में। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तीसरा फेस है 91 एंड आफ्टर, यानी कि द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म ईयर्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद वाला पीरियड। देखिए 91 के जो रिफॉर्म्स थे उनमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी किए, और जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम था उसमें रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आया। सेबी को लीगल स्टेटस 1992 में दिया गया जब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। इस एक्ट में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1993 में स्थापित किया गया, और नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी लाइसेंस दिए जाने लगे। फॉरेन बैंक्स की एंट्री को लिबरलाइज किया गया, उनको भी इंडिया में काम करने की परमिशन दी गई, और इससे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कंपटीशन बढ़ा। 1996 में डिपॉजिटरीज एक्ट बनाया गया, और इस एक्ट के बनने के बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की पेपरलेस ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, जो कि एक नए युग की शुरुआत थी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी 1997 में स्थापित की गई, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। 2000 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की गई, ई बैंकिंग की शुरुआत हुई, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की हैंडलिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ स्टार्ट हुआ, और इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो पूरा का पूरा रेवोल्यूशनाइज हो गया। तो ये हमने देखा कि जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और किस तरीके से उसमें ग्रेजुअली जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर के अब तक हमने देखा कि उसमें किस प्रकार से ग्रोथ हुई। तो ये था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एन ओवरव्यू का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने आज फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की विशेषताएं और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो एवोल्यूशन है वो हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करेंगे, अगली चीज़ें सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।